बात करते हैं क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर जो एक्चुअली बिहार बोर्ड के एग्जाम्स में जो ऑब्जेक्टिव जो है ना वो 1 या 2 नंबर्स का आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं और इस टॉपिक कहाँ से उठाया गया है, पिक किया गया है, वो इस चैप्टर का नाम है वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हम इस चैप्टर से एक छोटा-सा टॉपिक उठाए हैं और इस छोटा-सा टॉपिक से आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम्स में आपको 1 या 2 नंबर्स यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 या 2 मार्क्स का आपको एग्जाम्स में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने के लिए मिलेगा। तो हम इस सिलेक्टेड टॉपिक्स की ओर बात करते हैं और इस सिलेक्टेड टॉपिक्स में क्या ऐसा बात है जो बिहार बोर्ड के यहाँ पर एक्चुअली में इस टॉपिक से क्वेश्चन उठाती है और इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन जिस पैटर्न का जो बिहार बोर्ड जो बनाती है उस पैटर्न को भी देखेंगे कि किस पैटर्न को फॉलो करती है और किस टाइप का क्वेश्चन आती है। तो हम चलिए उस टॉपिक की ओर बात करते हैं और हम एक बात बता देते हैं कि इस चैप्टर को इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले हम कुछ एक्स्ट्रा बातें यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर पहले हम बताते हैं कि यहाँ पर इस चैप्टर्स में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप है, उस व्यापक रूप की ओर पढ़ते हैं कि किस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इक्वेशन होता है, वो किस तरह का होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं यहाँ पर व्यापक रूप। तो यहाँ पर व्यापक व्यापक रूप रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण समीकरण यहाँ पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो पहले हम इस व्यापक रूप की ओर बात करते हैं। तो यहाँ पर a1 तो यहाँ पर a1 यहाँ पर x प्लस यहाँ पर b1 यहाँ पर y प्लस यहाँ पर c1 इक्वल यहाँ पर 0 होता है। यहाँ पे कंडीशन होता है कि यहाँ पर एक वेरिएबल यहाँ पर x है और सेकंड वेरिएबल यहाँ पर y है। तो इस रूप में आप रैखिक समीकरण युग्म नहीं बोल सकते हैं। आप यहाँ पर एक शर्त यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ यहाँ पर कंडीशन लगा होता है कि जहाँ a1 तो यहाँ पर a1 डज नॉट इक्वल टू यहाँ पर 0 और यहाँ पर b1 डज नॉट इक्वल टू यहाँ पर 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर इस समीकरण में अगर a1 का वैल्यू अगर किसी भी कंडीशन में अगर 0 हो जाता है तो वो कभी भी वो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप नहीं होगा। इसके लिए कंडीशन होना चाहिए कि यहाँ पर a1 कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर b1 कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर a1 यहाँ पर 0 हो जाता है तो कौन कंडीशन में होगा? तो यहाँ पर a1 यहाँ पर x प्लस यहाँ पर b1 यहाँ पर y प्लस यहाँ पर c1 इक्वल यहाँ पर 0। तो यहाँ पर a1 यहाँ पर अगर 0 लेते हैं तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई यहाँ पर x प्लस यहाँ पर b1 प्लस यहाँ y प्लस यहाँ पर c1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पर b1 यहाँ पर y प्लस यहाँ पर c1 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब यहाँ पर 0 a1 का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो यहाँ पर 0 में 1 से गुना होकर यहाँ पर 0 और यहाँ पर b1 y प्लस यहाँ पर c1 इक्वल टू 0 बच जाता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में आप यहाँ पर y का वैल्यू सिर्फ एक वेरिएबल बच जाता है और एक वेरिएबल अगर एक चर बचता है तो वो किसी भी कंडीशन में वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण नहीं हो सकता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण होने के लिए हमें 2 चर की अति आवश्यकता होती है। अगर यहाँ पर 2 चर नहीं मिलता है तो हम उस समीकरण को 2 चर वाले रैखिक समीकरण नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर b1 भी नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर a1 यहाँ पर x प्लस यहाँ पर b1 y प्लस यहाँ पर c1 इक्वल टू 0 तो यहाँ पर a1 यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई यहाँ पर y प्लस यहाँ पर c1 इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर a1 यहाँ पर x प्लस यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पर c1 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 0 यहाँ पर अगर हम b का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पे 0 में 22 से गुना होकर यहाँ पर क्या बन जाता है 0। तो यहाँ पर a1x प्लस यहाँ पर 0, ठीक है। तो यहाँ पर a1x प्लस यहाँ पर 0 बन गया प्लस यहाँ पर c1। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर y का वैल्यू क्या हो गया 0। तो यहाँ पर 0 हो गया तो यहाँ पर एक ही एक वेरिएबल बचा, चर बचा। तो यहाँ पर अगर एक ही चर अगर किसी भी इक्वेशन में बचता है तो हम इस समीकरण को कभी भी यहाँ पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण नहीं बोल सकते हैं और इसका भी हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण नहीं बोल सकते हैं। हमको चैप्टर में ही पढ़ना है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसमें किसी भी कंडीशन में आप यहाँ पर 2 चर रहना चाहिए। अगर जिस समीकरण में अगर 2 चर के साथ अगर वो समीकरण नहीं आता है तो वो कभी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर हम शर्त लिखवाए हैं कि यहाँ पर कभी भी a1 यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पर b1 और यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू यहाँ पर y 0। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पर वेरिएबल x और y ही होना चाहिए, यहाँ पर p q भी होना चाहिए, ऐसा कोई अच्छी शर्त नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर a1 और यहाँ पर b1
यहाँ पर वैल्यू उसका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर C1 0 हो सकता है, अगर यहाँ पर A1 यहाँ पर A1 यहाँ पर x प्लस यहाँ पर B1 प्लस यहाँ पर 0 इक्वल यहाँ पर 0 लिख देता है, तो एक यहाँ पर x है और एक यहाँ पर y है, तो यहाँ पर x और y दो वेरिएबल बन गया, तो अभी दो वेरिएबल यहाँ पर x और y अभी है, इसीलिए यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे सभी ओवरऑल बात कर सकते हैं, यहाँ पर कभी भी यहाँ पर A1 x और यहाँ पर A1 कभी भी 0 के बराबर नहीं और B1 यहाँ पर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर उसी टाइप से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर A2x, तो यहाँ पर A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0। तो यहाँ पे ये भी एक वेरिएबल चर जो है वो x है और एक वेरिएबल यहाँ पर क्या है y। तो यहाँ पर इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण होने के लिए यहाँ पर हमें शर्त देना पड़ेगा कि वेयर मतलब जहाँ यहाँ पर A2 डज नॉट इक्वल टू यहाँ पर 0 और यहाँ पर B2 डज नॉट इक्वल टू यहाँ पर 0। तो यहाँ भी कंडीशन है कि यहाँ पर A2 और B2 की जगह पर कभी भी 0 नहीं रहने देंगे। अगर यहाँ पर A2 का वैल्यू अगर 0 और B2 का वैल्यू अगर 0 आ गया तो दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं हो सकता है। तो आप इस बात को याद रखेंगे, यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण का यहाँ पर लिख सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ऐसा होता है और उसका शर्त ये होता है, और दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक ऐसा होता है और उसका शर्त ऐसा हो सकता है। हम अभी बताएं कि यहाँ पर जो वेरिएबल है ना, वो यहाँ पर x और y न भी रहेगा तो काम चलेगा, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल के रूप में यहाँ पर x और y की जगह पर p q आप ले लें, तो यहाँ पर a1 p प्लस यहाँ पर b1 यहाँ पर q प्लस यहाँ पर z1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप ले सकते हैं। तो आप ओवरऑल जाने कि यहाँ पर दो चरों वाले रैखिक समीकरण का यहाँ पर व्यापक रूप क्या है, तो यहाँ पर a1x प्लस यहाँ पर b1y प्लस यहाँ पर c1 इक्वल टू 0 या a2x प्लस यहाँ पर b2y प्लस यहाँ पर c2 इक्वल टू 0। तो हम इसके बाद हम बात करते हैं, जब हमको ओवरऑल पता चल गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसा होता है और व्यापक रूप कैसा होता है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आप धीरे धीरे समझते रहेंगे कि और समझते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही बेनिफिशियल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, इस टॉपिक से 1 या 2 मार्क्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस में होता है बिहार बोर्ड का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, जैसे एपी, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर एपी जो होता है यहाँ पर 10 मार्क्स का होता है, लेकिन यहाँ पर बिहार बोर्ड का जो नई नोटिफिकेशन के कारण यहाँ पर 10 मार्क्स यहाँ पर क्या होता है, हम मल्टीपल यानी कि एक ही चैप्टर से यहाँ पर डबल राउंड किया जाता है और उससे डबल पूछा जाता है। तो यहाँ पर है ना वो 2 या 4 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा इस टॉपिक से। वो काफ़ी आसान होता है, जो जनरली बच्चों से छूटने की उम्मीद रहता है और गलत हो जाता है, इसीलिए हम इस टॉपिक को लाए हैं। तो यहाँ पर पहला यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर 2 इक्वेशन, तो यहाँ पर लिखेंगे हल होने का शर्त। हल होने का शर्त क्या-क्या है? तो हल होने का शर्त जो है मेरे पास, तो पहले तो दो चर वाले रैखिक समीकरण मेरे पास होना चाहिए। तो यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण की ओर बात करते हैं, तो यहाँ पर a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल यहाँ पर 0 पहला हो गया। फिर यहाँ पर a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल यहाँ पर 0। अभी हमने बताया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, होने का जो व्यापक रूप होता है, तो यहाँ पर a1x यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक है यहाँ पर x और एक है यहाँ पर y, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ पर x यहाँ पर y, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। जब हम इस समीकरण को यहाँ पर कंपेयर करते हैं, ठीक है, कंपेयर करने के बाद हमारे पास 3 शर्तें आती है। कौन कौन आती है, तो यहाँ पर पहला बात करेंगे, तो यहाँ पर a1 अपॉइंट यहाँ पर फर्स्ट शर्त, यहाँ पर a1 अपॉइंट यहाँ पर a2, यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू यहाँ पर b1 अपॉइंट यहाँ पर b2, ठीक है। सेकंड यहाँ पर है a1 अपॉइंट यहाँ पर a2 इक्वल b1 अपॉइंट यहाँ पर b2 इक्वल c1 अपॉइंट यहाँ पर c2। यहाँ पर तीसरा की बात करते हैं, तो a1 अपॉइंट यहाँ पर a2 इक्वल यहाँ पर b1 अपॉइंट यहाँ पर b2 और डज नॉट इक्वल टू यहाँ पर c1 अपॉइंट यहाँ पर c2, ठीक है। हमारे पास जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब दो कंपेयर करते हैं, जब तुलना करते हैं, तो तुलना करने के बाद हमारे पास 3 शर्तें आती है, जो यहाँ पर a1 अपॉइंट a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉइंट b2, फिर a1 अपॉइंट a2 इक्वल b1 अपॉइंट b2 इक्वल c1 अपॉइंट यहाँ पर c2।
यहाँ पर A1 अपॉन यहाँ पर A2 इक्वल B1 अपॉन यहाँ पर B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन यहाँ पर C2। आप धीरे-धीरे इस टॉपिक को समझेंगे, काफ़ी आसान है। तो हम बात करते हैं कि जब इस कंडीशन में जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर यहाँ पर A शर्तें फॉलो करता है तो इसका ग्राफ कैसा होगा? बिना ग्राफ बनाए हुए भी हम बता सकते हैं कि इसका इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा। तो इसमें हम बात करेंगे कि अगर ये शर्तें फुलफिल करता है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, वो कितने हल होगा, वो संगत होगा या असंगत होगा। क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक्स में एनसीईआरटी में बताया गया है कि अगर दो समीकरणों का आप तुलना करके आप बताएं कि यह समीकरण अगर संगत है तो आप आगे हल करें और ये हल करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालें। अगर वो असंगत है तो उसका हल नहीं करें। तो यहाँ पर बात करते हैं पहले संगत और असंगत का। तो यहाँ पर अगर A1 अपॉन A2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संगत। संगत संगत जो होता है वो हल करने के बाद एक्स और वाई का वैल्यू निकलता है, और जो असंगत होता है वो उसका कोई भी हल नहीं होता, जो में एक्स और वाई का वैल्यू नहीं निकल सकता है। फिर यहाँ पर संगत, फिर उसके बाद ये भी संगत होता है और ये होता है असंगत। असंगत, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वो समीकरण कैसे होता है, कैसा होता है। यह हल की हम बात करते हैं कि कितना हल होता है। तो यहाँ पर इसमें अगर ए शर्त फुलफिल करता है तो यहाँ पर एक हल, एक हल या अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, एक हल या अद्वितीय हल। इसका जो होता है वो अनेक हल होता है। अनेक हल, अनेक हल बोलने का मतलब कि आप एक्स वाई का इतना वैल्यू आएगा कि आप काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितना वैल्यू होगा जो। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है अनेक हल, मतलब बहुत सारे एक्स और वाई का वैल्यू अलग अलग मानों में निकल सकता है। हम एक्स का वैल्यू कुछ रखेंगे, वाई का वैल्यू कुछ आएगा, वाई का वैल्यू कुछ रखेंगे, एक्स का वैल्यू कुछ और आएगा। मतलब उसका काउंटिंग कर पाना मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर अनेक हल, फिर यहाँ पर ए होता है तो इसको यहाँ बराबर, तो यहाँ पर कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हम समीकरण की बात करते हैं। तो समीकरण की बात करते हैं तो यहाँ पर अविरोधी समीकरण, जो समीकरण होता है वो होता है अविरोधी समीकरण। अविरोधी समीकरण। और यहाँ पर होता है आश्रित समीकरण, आश्रित समीकरण, ठीक है। यहाँ होता है विरोधी समीकरण, विरोधी समीकरण, ठीक है। यहाँ पर समीकरण की हम बात कर लिए कि कैसा समीकरण होता है, तो अविरोधी, आश्रित समीकरण और विरोधी समीकरण। अब हम बात करते हैं कि अगर दो चरों वाले रैखिक समीकरण को कंपेयर करने के बाद अगर हमारा जो ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ हम खींचने में थोड़ा लेट होगा कि कैसा ग्राफ होता है। तो हम ग्राफ की बात करते हैं कि अगर ए शर्त फुलफिल करता है तो ग्राफ कैसा बनकर आता है। तो यहाँ पर ग्राफ की बात करते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ, ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी। हम बताएंगे कि प्रतिच्छेदी कैसा रेखा होता है जो। तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, ठीक है। फिर इसमें बात करते हैं तो यहाँ पर संपाती, संपाती ग्राफ, संपाती ग्राफ, प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती रेखा, संपाती रेखा। और इसका ग्राफ होता है समांतर रेखा, समानांतर रेखा। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण को तुलना करते हैं तो हमारे इतना चीजें हमें याद रखना होता है। और यही चर्चा यहाँ पर इसमें चार, इसमें चार, इसमें चार जो लिखा गया है उसी से यहाँ पर 2 या 3 नंबर का आपको देखने के लिए बोर्ड्स में, एग्जाम्स में मिलेगा। हम बात करते हैं कि यहाँ पर संगत, संगत असंगत क्यों पहचाना जाता है। तो हम अभी बताएं कि संगत का मतलब होता है कि जिस दो चर वाले रैखिक समीकरण का कंपेयर करने के बाद अगर संगत आता है तो उसका हल करना संभव है, उसका एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा। लेकिन अगर वही असंगत हो जाता है तो उसका हल कर पाना मुश्किल हो जाता है, नहीं निकलता है। फिर यहाँ पर इसका हल जो होता है वो एक ही हल हो सकता है, एक्स का वैल्यू एक और वाई का वैल्यू एक ही निकलता है। फिर यहाँ पर अविरोधी समीकरण, कोई भी विरोध इसमें नहीं कर सकता है। फिर यहाँ पर आश्रित, वो किसी पर आश्रित रहता है, और यहाँ पर विरोधी मतलब विरोध करता है वो। यहाँ पर ग्राफ की बात किया जाए तो ग्राफ जो होता है तो प्रतिच्छेदी रेखा होता है। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं। तो यहाँ पर वाई एक्सिस और यहाँ पर एक्स एक्सिस, ठीक है। प्रतिच्छेदी जो होता है ना, वो यहाँ पर दो चरों वाले देखिए समीकरण का दो लाइनिंग होता है, दो लाइनिंग होता है, एक लाइन ऐसे गुजरता है और एक लाइन ऐसे गुजरता है।
जो यहाँ पर बीच में क्या करता है, यहाँ पर बाइसेक्ट कर देता है, तो उसी को हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं संपाती। संपाती का मतलब होता है कि ओवरलैपिंग। यहाँ पर एक लाइनिंग इस तरह से गया है तो दूसरा लाइन भी इसी पर वो ड्रॉ होगा। जब इसी पर इस तरह से ड्रॉ होगा तो यहाँ पर इसी रेखा को हम बोलते हैं संपाती। जो संपाती का मतलब कि जो रेखा एक ही रेखा पर ओवरलैप कर जाए उसी को हम बोलते हैं संपाती रेखा। इस तरह से समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं संपातिक। तो यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, संपातिक का मतलब उसी पर ओवरलैप, ठीक है। समानांतर, समानांतर का मतलब होता है कि एक रेखा जो इस तरह से होता है और दूसरा रेखा जो होता है वो इस तरह से होता है। देखिए, आपको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन हम इस टेक्निक को थोड़ा सा फॉलो करते हैं कि आप इस टेक्निक के थ्रू आप याद रख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब होता है कि यहाँ पर एक हल यहाँ पर अविरोधी, कोई भी यहाँ पर विरोध करने वाला, क्योंकि यहाँ पर एक ही सिर्फ इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी विरोध करने वाला नहीं है। तो यहाँ पर अविरोधी समीकरण ग्राफ जो होगा वो यहाँ पर एक लाइनिंग के ऊपर क्या है, इस तरह से क्या किया हुआ है, प्रतिच्छेद किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या बन गया, प्रतिच्छेदी रेखा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो सभी लोग यहाँ पर क्या है, इक्वल इक्वल इक्वल। तो यहाँ पर क्या है, इक्वल, कहीं पे बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। तो वो बोलना है कि यहाँ पर से हम ये सब याद करने का थोड़ा टेक्निक है। कोई भी यहाँ पे बुक्स वगैरह में ऐसा नहीं बताया जाएगा कि मतलब यहाँ पर ए है तो ए है संपाती होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए कहीं भी कटा हुआ नहीं है। जब दोनों पर कटा नहीं हुआ है तो समझेंगे कि एक लाइन दूसरे लाइन पर क्या है, ओवरलैप है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संपाती रेखा। यहाँ पर समानांतर, समानांतर का मतलब यहाँ पर विरोधी समीकरण। तो यहाँ पर इस बराबर साइन का यहाँ पर क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। विरोध कर रहा है मतलब विरोधी समीकरण। और जब यहाँ पर विरोध करेगा तो यहाँ पर कोई भी उसका हल निकालना संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर विरोधी समीकरण से अब कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं होगा तो जब किसी, हम उपसर्ग जानते हैं हिंदी में, यहाँ पर किसी भी शब्द के आगे अ लग जाने से उसका उच्चारण न के बराबर हो जाता है। तो अगर यहाँ पर विरोधी समीकरण विरोध कर रहा है, जब विरोध करेगा तो उसका कोई हल ही संभव नहीं है। फिर उसके बाद जब हल संभव नहीं है तो उसका क्या हो जाएगा, हल असंगत। जब यहाँ पर असंगत होगा तो यहाँ पर रीजन होता है कि कोई हल नहीं होने का। यहाँ पर समानांतर रेखा, समानांतर रेखा का मतलब होता है कि जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ जो होता है ना, यहाँ पर सेम डिस्टेंस में, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सेम डिस्टेंस में वो आगे की ओर क्या होता रहता है, वो बढ़ता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पर कहीं भी वो नहीं बाइसेक्ट करता, जब तक वो कहीं पर एक दूसरे से कटेगा नहीं, जब तक वो एक दूसरे को एक्स और वाई का वैल्यू नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे जब समान अंतर पर चला जाता है और नहीं कटता है और नहीं एक्स वाई का वैल्यू निकलता है, इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि विरोधी समीकरण, उसका कोई भी हल संभव नहीं है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं इस पर एग्जाम्स बोर्ड में किस तरह से आती है, ठीक है। ये आपको तो ओवरऑल याद करना है, ठीक है। कुछ हमने जो बनता है हमसे बना, जो हम थोड़ा टेक्निक बता दिए कि किस तरह से आपको याद करना है। समानांतर रेखा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं जो यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल यहाँ पर 0। यहाँ पर 2x प्लस 5y प्लस यहाँ पर 7 इक्वल यहाँ पर 0। हमारे पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण दो है, ठीक है। एक यहाँ पर 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल 0 और एक है 2x प्लस यहाँ पर 5y प्लस 7, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पर इस समीकरण में यहाँ पर x के जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है a1, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 3। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर a1 है, ठीक है। और यहाँ पर y का कोफिशिएंट यहाँ पर b1। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 3, यानी कि a1 का वैल्यू कितना है, x का कोफिशिएंट। यहाँ पर b1, यहाँ पर कोफिशिएंट 4 और c1 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 6। फिर उसके बाद यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है। फिर यहाँ पर इस x का, तो यहाँ पर a2, तो इसमें बात करेंगे तो x का गुणांक कितना है, a2। तो यहाँ पर a2 कितना है, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2, b2 यहाँ पर 5 और c2 कितना हो गया, 7। आपको नहीं पता चल रहा है, देखिए आप यहाँ के कोफिशिएंट से भी, गुणांक से भी पता कर सकते हैं कि x का जो गुणांक है वो क्या है, a1। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट गुणांक कितना है, 3, मतलब a1। तो a1 का वैल्यू यहाँ पर 3, यहाँ पर b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 और c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पर a2, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 और यहाँ पर b2 का कोफिशिएंट कितना है, 5 और c2 कितना है, 7, ठीक है। हम उसके बाद कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करेंगे, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3/2, यहाँ से हल,
ठीक है। यहाँ पर 3/2 इक्वल यहाँ पर 4/5, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3/2 और 4/5 बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पर A1 अपॉन यहाँ पर A2 डज नॉट इक्वल टू। उसके बाद यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर A1 अपॉन यहाँ पर A2 यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन यहाँ पर B2। आप देखेंगे कौन सा शर्त हमें फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ पर A1 A2 यहाँ पर फर्स्ट वाला, ठीक है। आप पूछेगा कि इस समीकरण का, ठीक है, कितने हल संभव है, तो हमने यहाँ पर A1 A2 से निकाला, यहाँ पर A1 A2 डज नॉट इक्वल टू B1 B2, यहाँ पे शर्त जो है ना वो तीन ही फुलफिल करेगा, या तो 1 या तो 2 या तो 3, तो यहाँ पर A1 A2 यहाँ पर A वाला फुलफिल कर रहा है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन का पूछता यहाँ पर इस समीकरण का कितने हल होगा, तो यहाँ पर हल यहाँ पर पूछेगा तो हल कितना हो जाएगा, यहाँ पर अद्वितीय हल या एक हल, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम यहाँ पर अद्वितीय हल, अद्वितीय हल या एक हल, ठीक है। फिर उसके बाद अगर पूछा कि ग्राफ कैसा होगा, तो हम बात करेंगे यहाँ पर ग्राफ का, तो ग्राफ यहाँ पर हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। फिर उसके बाद समीकरण की बात की जाए, समीकरण कैसा होता है, तो समीकरण यहाँ पे क्या है, अविरोधी समीकरण, तो अविरोधी समीकरण, अविरोधी समीकरण। अगर संगत असंगत पूछेगा तो कैसा होता है, संगत, तो यहाँ पर संगत। इतना चीज हमें क्या हो जाएगा यहाँ पर सर, कोई भी चीज इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये वाला समीकरण आपको दे देगा, और समीकरण देने के बाद यहाँ पर पूछ देगा कि यहाँ पर उसका हल कितना होता है, उसका ग्राफ कैसा होगा, उसका समीकरण कैसा होगा, वो संगत होगा या असंगत, तो आप इस फॉर्मेट में आप बता सकते हैं। ओके, समझने में कोई दिक्कत है नहीं, तो हम यहाँ से फर्स्ट शर्त की ओर चलें, ठीक है। हम एक लास्ट शर्त में चलते हैं, यहाँ पर लास्ट अगर शर्त रहेगा तो कैसे बनेगा, जो जैसे बना रहे हैं, अगर 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आए तो आप यही पैटर्न को आप अपनाएंगे जिस तरह से बनाया जा रहा है। दूसरा एग्जांपल की ओर बढ़ता है, दूसरा एग्जांपल, यहाँ पर 7x प्लस यहाँ पर 14y प्लस 15, यहाँ पर 14x प्लस 28y प्लस 31 इक्वल 0 और इक्वल 0। हमने दूसरा एग्जांपल लिया और दूसरा एग्जांपल को भी चेक करते हैं तो उसका कितना हल होगा और कौन सा शर्त होगा, जो नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो इक्वेशन जो है ना वो आपका इसी टाइप में मिलेगा जी। आपका 7x हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि पूर्णांक में ही आपका इंटीजर्स में ही रहे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, डेसिमल में भी पूछ सकता है, दशमलव में भी रह सकता है और भिन्न में भी रह सकता है, तो आप उससे नहीं डरिएगा कि मतलब क्या होगा, तो ऐसा बात है। तो यहाँ पर हमारा अगला एग्जाम्पल जो है ना वो उसी पर ले लेंगे कि जो फ्रैक्शन में रहेगा तो वो कैसे बनेगा, जो तो यहाँ पर 7x प्लस 14y है, तो यहाँ पर निकालेंगे a1, तो यहाँ पर a1 इक्वल टू यहाँ पर 7, यहाँ पर b1 इक्वल टू यहाँ पर 14 और c1 इक्वल टू यहाँ पर 15, यहाँ पर a2 इक्वल टू यहाँ पर 14 और b2 इक्वल टू 28 और c2 इक्वल टू 31, ठीक है। हम उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर 7y यहाँ पर 14 इक्वल यहाँ पर 14 यहाँ पर 28 और यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू यहाँ पर 15 यहाँ पर 31 बराबर नहीं होता है, तो यहाँ पर 7 यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 1/2 इक्वल 1/2 डज नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पर 15 यहाँ पर 31 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फुलफिल कौन करा, तो यहाँ पर a1 अपॉइंट यहाँ पर a2 यहाँ पर इक्वल b1 अपॉइंट यहाँ पर b2 तो बराबर है, और डज नॉट इक्वल टू यहाँ पर c1 अपॉइंट यहाँ पर c2 है। ऐसा आप सॉल्यूशन में नहीं लिख सकते हैं कि मतलब कि आपका जो है ना वो आप यही लिखने के बाद आप एक करें, आप पहले ए भी लिख सकते हैं उसके बाद ए मान बैठा सकते हैं। पहले मान रखने से ये होता है ना कि आपको पता चल जाता है कि कौन इक्वल है कौन बराबर नहीं है, तो जब हम पता चल जाता है तो हम शर्त खोज लेते हैं कि ऐसा शर्त को फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ पर a1 अपॉइंट यहाँ पर a2 यहाँ पर थर्ड वाला फुलफिल मेरा कर रहा है। जब थर्ड वाला फुलफिल कर रहा है तो इसमें पूछेगा कि यहाँ पर हल कितना होता है, हल, तो हल बताएंगे यहाँ पर कितना, तो यहाँ पर कोई हल इसका नहीं होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे नो सोल्यूशन या कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर समीकरण पूछे तो हम बताएंगे यहाँ पर समीकरण, यहाँ पर विरोधी समीकरण, तो यहाँ पर विरोधी समीकरण, ठीक है। अगर ग्राफ पूछे
तो हम बताएँगे ग्राफ कैसा होता है, समानांतर होता है, उसका असंगत होता है, यानी कि इसका जो है ना वो हल निकालना संभव नहीं है, ठीक है? तो आप इस तरह से इस टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से आप समझे होंगे, मैं आशा करता हूँ और इस टॉपिक से जो आने वाले जो बिहार बोर्ड के जो क्वेश्चन हैं, वो आप अच्छे से आप फुलफिल बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ़ बोर्ड का एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी जो रेलवे सारी चीज़ें होती है, उसमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वगैरह इसको इसके टॉपिक्स के आधार पर उसमें भी आ जाता है। तो वो हमें कॉम्पिटिटिव के हिसाब से नहीं पढ़ना है, हमें बोर्ड के हिसाब से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 10th आपका क्लास 10th ही स्टैंडर्ड बोर्ड है। तो आप डरिएगा नहीं मतलब कि बहुत ईज़ी है और इसको आराम से 1 बार या 2 बार इस वीडियो को देखेंगे और देखने के बाद इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। हम आशा करेंगे कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे और समझने के बाद हमें कुछ आप हमको क्या करिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट कमेंट वगैरह सब्सक्राइब ये सब कर दीजिएगा और इसी टाइप्स का जो भी है टॉपिक्स, जो भी नेक्स्ट टॉपिक आपको छोटा-छोटा टॉपिक आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, जो आपका बोर्ड से रिलेटेड रहेगा। ठीक है? थैंक यू।